हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का। ठीक है, तो दोस्तों हमने पहले भाग में बताया था आपको कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा है, यदि एक ही वीडियो में हम इसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसीलिए हमने इसे भागों में विभक्त किया था और पहले भाग का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख लीजिएगा। और यह आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा है उसका दूसरा भाग है। दोस्तों, पहले भाग के वीडियो में हमने पढ़ा था गारसा द तासी जो है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात करते हैं और इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह है इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं शिव सिंह सेंगर, जिनका रचना है, जिनका इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। और फिर आपके तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इन तीनों विद्वानों को हमने पहले भाग के वीडियो में पढ़ा था और यह दूसरा भाग है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे चौथे नंबर पे जो विद्वान आ रहे हैं मिश्र बंधु, उनका। ठीक है, तो आप इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के दूसरे भाग को। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो विद्वान हैं उनमें से चौथे नंबर पे जो विद्वान आते हैं उनका नाम है मिश्र बंधु। ठीक है, इनका क्या नाम है? मिश्र बंधु। तो इनके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जो मिश्र बंधु हैं, बंधु इसमें जोड़ा गया है, तो इसमें तीन भाई हैं। एक हैं श्याम बिहारी मिश्र और दूसरे नंबर पे आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे भाई हैं जिनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीन भाई मिलकर और इस ग्रंथ का इन्होंने रचना किया है। ठीक है, तो इनका जो तीनों भाइयों का जो ग्रंथ है, जो रचना है, वह है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा है, तीनों भाइयों ने मिलके, तो इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। ये चार भागों में विभक्त है और जिसके प्रथम तीन भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद जो है वह आपका चार भागों में प्रकाशित हुआ है, मतलब विभक्त है, और इसको दो बार प्रकाशित किया गया है। पहला और दूसरा, तीसरा भाग जो है वह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और जो चौथा भाग है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो भाषा है वह है हिंदी। जैसे कि आपने देखा था जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो वो अंग्रेज के विद्वान हैं, तो वो अंग्रेजी में लिखे हैं अपना इतिहास ग्रंथ। तो और फिर से जो गारसा द तासी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था, तो वो फ्रेंच के विद्वान हैं, तो उन्होंने अपनी जो इतिहास ग्रंथ लिखा वह फ्रेंच भाषा में लिखा है। तो ये भी जो मिश्र बंधु हैं वो हैं आपके भारत के विद्वान, तो इन्होंने हिंदी भाषा में अपना मिश्र बंधु विनोद लिखा है। ठीक है, तो इनकी जो पद्धति है वो है कालानुक्रमी। ठीक है, इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति में अपने विवरण किया है इस ग्रंथ में लेखकों का या कवियों का। और वही देखा जाए तो जो आपके गारसा द तासी हैं उनका जो पद्धति है वो वर्णानुक्रमी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि इनकी मिश्र बंधु की जो पद्धति है या मिश्र बंधु विनोद की जो पद्धति है वो है कालानुक्रमी। ठीक है, और ये देखिए
इसका कालखंड है 8, अर्थात ये 8 कालखंडों में विभक्त है। ठीक है, इन्होंने 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। तो देखिए जो ये इनका जो कालखंड है इन्होंने क्या किया है, मतलब मैक्सिमम 8 कालखंड माना जाता है, लेकिन 8 कालखंडों से भी अधिक इन्होंने विभक्त किया है। और इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसमें कवियों की संख्या लगभग 5000 तक है। ठीक है, तो इन्होंने 5000 कवियों को इसमें समाहित किया है अपने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में। ठीक है, तो इन इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं का इतिहास लेखन परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम इन नोट के रूप में। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या किया है कि कवियों का जो परिचय है या कवियों के विषय में कुछ जो जानकारी है वह मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है इन्होंने, और इस बात को वो स्वयं स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा आपका मिश्र बंधु विनोद में जो विशेषताएं रही उनके बारे में, और इनके जो रचनाकार हैं, राइटर हैं, वो है मिश्र बंधु। ठीक है, और इनको ध्यान में रखिएगा, ये छूट गया था आपका कि मिश्र बंधु जो है वो 3 भाई हैं। पहले श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे सुखदेव बिहारी मिश्र, तीसरे गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, तो ये इन तीनों भाइयों ने मिलकर इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है, और ये 4 भागों में विभक्त किया है इसे। और पहले, दूसरे, तीसरे भाग का जो प्रकाशन है वह 1913 ईस्वी में हुआ था, और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वह हिंदी है, इनकी पद्धति कालानुक्रमी है, और ये 8 कालखंडों में विभक्त है। इसमें 5000 कवि जो हैं उनके संपूर्ण परिचय मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर के जो विद्वान आपके आते हैं उनके विषय में जानेंगे। देखिए, जो 5वें नंबर के आपके विद्वान आते हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और इनका जो रचना है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की थोड़ा विशेषता जानें। तो देखिए, यह मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, तथा जिसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए, यह जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, इसे लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया और इसे थोड़ा विस्तृत करके इसे स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इस इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसका प्रकाशन आपका हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कि इसका प्रकाशन जो है वह हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वह है हिंदी। ठीक है, और इनकी जो पद्धति है वह विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसके विषय में ये रहा कि इसकी जो पद्धति है वह विधेयवादी पद्धति है, और इन्होंने हिंदी भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, और इसका प्रकाशन जो है वह 1929 ईस्वी में हुआ है, और नागरी प्रचारी सभा द्वारा सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ था। बाद में इसे एक स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ, और ये पहले नागरी प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
प्रकाशित हुआ था, इसे इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में या हिंदी साहित्य जगत में इनका क्या योगदान रहा उसके विषय में। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान, तो ठीक है, इन्होंने दोहरे नामकरण की परंपरा रखी है। ठीक है, लिखे हैं इन्होंने दोहरे नामकरण की परंपरा प्रारंभ की। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने क्या किया, दोहरे नामकरण की परंपरा का प्रारंभ किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया ऐसे, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिया, और जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल नाम दिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं विस्तार से। ठीक है, तो देखिए आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, और इसका जो विभाजन है इन्होंने कहा कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत में आदिकाल का अर्थात वीरगाथा काल का समय सीमा रहा। ठीक है, और जो पूर्व मध्यकाल है उसे इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया, और इसकी जो समय सीमा बाटी वह है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि ईसवी सन में और विक्रमी संवत में आपका 57 साल का फ़र्क होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उस बेस पे यदि इसका आप ईसवी सन में निकालना चाहते हैं तो इसमें से आप 57 घटा देंगे तो आपका ईसवी सन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। और फिर से आपका जो आता है तीसरे नंबर पे उत्तर मध्यकाल, इसको इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, जो 1700 से 1900 विक्रमी संवत इन्होंने माना। और जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने गद्य काल नाम दिया, जो 1900 से अब तक चली आ रही है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा, और इसकी जो समय सीमा बाटी वह है आपका 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और फिर से 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और 1900 से अब तक। ठीक है, देखिए इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है 12 रचनाओं को आधार बनाकर, जिसमें से 4 रचनाएं अपभ्रंश में हैं और शेष 8 रचनाएं देश भाषा में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या किया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया, किस आधार पर दिया, तो उसे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया। तो जो 4 रचनाएं हैं वो अपभ्रंश में हैं, उनको आधार बनाया, और शेष जो 8 रचनाएं हैं वह देश भाषा में हैं, उनको आधार बनाया। तो जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं वह है हमीर रासो जो सारंगधर का है, और विजयपाल रासो जो है वो नल सिंह का है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और जो कीर्ति लता है वह है आपका विद्यापति का, और कृति पताका भी विद्यापति का ही है। और जो देश भाषा है उसमें इन्होंने रासो काव्य को लिया है। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं को इन्होंने आधार बनाकर वीरगाथा काल का नाम आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। तो ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने और क्या किया है, देखिए इन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने क्या किया, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने और क्या योगदान दिया है हिंदी साहित्य जगत में। तो इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया। देखिए सर्वप्रथम इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला ज्ञान आश्रयी शाखा और तीसरा प्रेम आश्रयी शाखा। ठीक है, और जो सगुण भक्ति धारा है उसको भी इन्होंने क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया। पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा
कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रकार इन्होंने भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है और फिर से उन 2 भागों को के भी 2 भाग इन्होंने बनाया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और इन दोनों को भी ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा, और सगुण भक्ति जो है धारा है उसमें कृष्ण राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में इसे विभाजित कर दिया है। ठीक है। और आगे देखिए, इन्होंने रीति काल का विभाजन नहीं किया, और ये जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने रीति काल का विभाजन नहीं कर पाए। ठीक है। तो चलिए देखिए, नोट के रूप में हमने एक इनका जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो ये इनका लाइन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है। यह लाइन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि यह लाइन किसका है, तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे नोट के रूप में दे दिया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके जो 6वें नंबर पे जो विद्वान आते हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी हैं। तो ठीक है, इनको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी तर्क वितर्क दिए हैं या जितने भी अपने इतिहास ग्रंथ में नई नई बातों को रखे हैं, उनका इन्होंने बड़ा ही जोरदार तरीके से खंडन किया है, और ये तर्कों के माध्यम से उनका खंडन करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य जगत में अपना कुछ योगदान दिए हैं, और इनकी भी रचनाएं हैं, उनके विषय में देखेंगे। ठीक है। तो इनकी जो रचना है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इन्होंने 3 रचनाएं अपनी की, अर्थात 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। तो पहला आपका जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में लिखा गया, और जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वह 1952 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। और जो तीसरा नंबर पे आपका आता है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वह आपका 1953 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। अब थोड़ा सा इनके विषय में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनेक मान्यताओं को खंडित किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कट्टर विरोधी हैं, और इन्होंने उनकी हर मान्यताओं को, मतलब अनेक मान्यताओं को इन्होंने खंडित किया है। और ऐसे ही नहीं किया इन्होंने खंडित, तर्कों के माध्यम से। ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए, और आगे देखिए, द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। ठीक है। तो जो द्विवेदी जी हैं वो वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो उन्होंने आदिकाल का क्या नाम रखा था, वीरगाथा काल। और उसी प्रकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने आदिकाल नाम दिया था सर्वप्रथम। ठीक है। तो आप यदि पूछ दे प्रश्न कि आदिकाल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आपको नाम आना चाहिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। तो देखिए, द्विवेदी जी ने कहा कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को आधार मानकर वीरगाथा काल नाम रखा है वे ग्रंथ ही ऐतिहासिक नहीं हैं। ठीक है। तो आपको मैंने पहले जो रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने 12 ग्रंथों को लिया था, अर्थात 12 रचनाओं को लिया था, आधार बनाया था, और तब जाके उन 12 रचनाओं में आपके 4 रचना थी जो अपभ्रंश की थी, और जो शेष रचनाएं थी वह देश भाषा में थी, और इन्होंने राष्ट्र काव्य को लिया था उसमें। तो इन सभी को आधार बनाकर इन्होंने वीरगाथा काल नाम
रखा था आदिकाल को, तो उसी का खंडन करते हुए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वे कहते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम रखा है और जिन जिन ग्रंथों को आधार बनाकर रखा है वे ग्रंथ ही ऐतिहासिक नहीं हैं, अर्थात इन्होंने उन ग्रंथों को ही ऐतिहासिक नहीं बताया है, अर्थात प्रमाणिक ही नहीं बताया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का उदय या भक्ति आंदोलन का उदय मुस्लिम राज्य व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा है। ठीक है, द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। इनका मानना था कि भक्ति काल का उदय इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वे मानते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है या भक्ति आंदोलन का जो उदय है वह मुस्लिम राज्य के व्यवस्था से है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा माना है कि जब मुस्लिम देश आक्रमण करते थे हमारे देश पर, तब हम यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त होकर दुखी होकर तब भक्ति आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये इनके बातों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वह इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। यदि भारत में भक्ति काल का उदय इस्लामिक आक्रमणों के कारण हुआ तो इसका प्रारंभ सिंध में होना चाहिए था, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि भक्ति आंदोलन जो है भारतीयों का जो संचित धारा है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भक्ति आंदोलन है वह भारतवासियों का स्वाभाविक चिंतन धारा है और उसी के कारण इसका विकास हुआ है। और आगे कहते हैं कि यदि भारत में इस भक्ति आंदोलन का उदय होता इस्लामी आक्रमणों के कारण तो इसका प्रारंभ सिंध में होना चाहिए था, अर्थात सिंधु घाटी से ही सब लोग, सिंधु नदी से, मतलब जितने भी बाहर के लोग थे वो सिंधु घाटी से ही होकर आते थे, तो आक्रमण तो वहीं से शुरुआत होना चाहिए था ना, मतलब आक्रमण तो वहीं से होना चाहिए था और वहाँ से त्रस्त होकर लोग भक्ति आंदोलन करते, तो वहाँ से नहीं हुआ और यह आपके दक्षिण में इसका प्रारंभ होता है भक्ति आंदोलन का। एक लाइन बड़ा अच्छा है, उसको ध्यान में रखिएगा, भक्ति उपजी द्राविड़े लाए रामानंद। ठीक है, तो भक्ति जो है वह दक्षिण में उत्पन्न हुआ था और उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद थे। ठीक है, तो इसी बात को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसी आधार पे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बातों को खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के दूसरे भाग में हमने पढ़ा मिश्र बंधु के विषय में, जिनका इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, और दूसरा पढ़ा हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका 3 इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इन 3 ग्रंथ इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो दोस्तों पहले भाग में हमने पढ़ा था जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जिन्होंने सूत्रपात किया था उनका नाम है गारसा दत्त तासी। उसके बाद से आपके आते हैं शिव सिंह सेंगर और उसके बाद से तीसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर के बाद आपके तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, और ये चौथे नंबर पे आपके मिश्र बंधु विनोद आते हैं, 5वें नंबर पे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 6वें नंबर पे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो इन 6 विद्वानों के विषय में हमने अभी तक पढ़ चुका है और आपके तीसरे भाग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का जो तीसरा भाग है उसमें हम और जानकारी प्राप्त करेंगे इतिहास लेखन परंपरा के विषय में।
तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।